नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 24 के चुनाव को लेकर पूरे देश में शोर सुनाई दे रहा है और उसको लेकर तीखी बयानबाजियां भी हो रही हैं। इस बुलेटिन में आपको सियासत की उन तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे जिनसे माहौल गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजियों के बीच हर वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है और इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं, लेकिन उन्हें पिछले 10 साल में कुछ नहीं मिला। काम सिर्फ इतना हुआ कि उनके नाम पर राजनीति हुई और उनसे वोट लिए गए। कांग्रेस आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत पार्टी देश में महिलाओं के लिए नया एजेंडा तय करने जा रही है। महिला हमारे देश की आधी आबादी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार ने सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ाई है। काम हुआ है तो सिर्फ एक महिलाओं के नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना। चाहे महिला आरक्षण का जुमला हो, बढ़ती महंगाई हो, रिकॉर्ड बेरोजगारी हो, बढ़ते अपराध हो, इन सभी मुद्दों का असर सबसे ज्यादा। वहीं देश की राजनीति में इन दिनों अग्निवीर योजना को लेकर भी काफी बयानबाजी हो रही है और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हमारा अग्निवीर बिना प्रशिक्षण के जाकर अपनी जान दे देगा, लेकिन फिर भी उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये अग्निवीर क्यों लागू हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो पेंशन का पैसा है वो सीधा अदानी डिफेंस को जाए, कि अदानी हथियार खरीदे। अदानी क्या करेगा? अदानी पार्टनरशिप करेगा अमेरिका की कंपनी से, इजराइल की कंपनी से। हथियार बनाएगा इजराइल, डिजाइन करेगा इजराइल। अदानी यहां हिंदुस्तान की सेना को बेचेगा। पहले एचएल बेचता था, एचएल बनाता था, बीएचईएल बनाता था, अब अदानी बनाएगा। अब यह अग्निवीर क्यों लागू हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो पेंशन का पैसा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दोनों लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। अपने बयानों के जरिए लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि हमारा काम जनता से कहना है, भाजपा का काम जुमलेबाजी है। बीजेपी ने कहा कि हमें 400 पार सीट मिलेंगी, हम ऐसा नहीं कह सकते। कहना है कि आप सीए के नाम पे मिसलीड कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको पूछता है। हमको जो कहना, हम तो जनता को कहेंगे जो सच बात है। लेकिन बीजेपी का काम यह है झूठा बोलना और जुमला। ये तो एक जुमला है और भी एक झूठा है, गलत बात है, लोगों को अत्याचार करना। ऐसे वोट क्यों मांगते हैं? अगर आपको विश्वास है कि आप एक बार क्या बोला, याद होके 400 सीट मिलेगा। अरे पहले तो 200 सीट मिलना चाहिए। बंगाल का हम ऐसा नहीं कहता, हम जनता को ऊपर छोड़ता है। देश में इस वक्त सीएए के मुद्दे को लेकर भी जंग छिड़ी हुई है और विपक्ष के नेता इसको लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सीएए को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वो पाकिस्तान के बच्चों को नौकरी देना चाहती है। हमारे कई लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से आए लोगों को यहां बसाना चाहती है। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना? बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीए के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीएए केवल उन लोगों को नागरिकता देता है जिन्हें उनकी आस्था के आधार पर सताया गया है। आज केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे।
ये कौन सा तर्क है? ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं, ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से वहीं सीए के मुद्दे पर छिड़ी जुबानी जंग के बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया और कहा कि किसी को भी सीएए से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये नागरिकता छीनता नहीं बल्कि देता है। सीए से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीए किसी की नागरिकता नहीं लेती। सीए नागरिकता देने वाली है भारतवंशियों को। सीए से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीए किसी की नागरिकता नहीं लेती। सीए नागरिकता देने वाली है भारतवंशियों को। तो सीए को लेकर देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने देश के नौजवानों को तो रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन पाकिस्तान से आए लोगों को रोजगार देगी। अपने देश के लोगों को घर नहीं दे सकती, लेकिन दूसरे लोगों को यहां बसाना चाहती है। सीए की अधिसूचना जारी होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि निश्चित रूप से ममता बनर्जी जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ समुदायों को भड़काएंगी, लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता है कि पीएम मोदी का यह निर्णय न्याय संगत है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू समाज के, सिख समाज के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के जितने लोग प्रताड़ना सह रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए जो भारत आए हैं, उनको सम्मान सहित नियमानुसार सिटीजनशिप दी जाए। ये संकल्प भारत का प्रधानमंत्री मोदी ने फलीभूत किया है। आज पूर्वस्थली में आपने देखा कैसे हिंदू समाज के भी कुछ प्रतिनिधियों ने सीएए को लागू करने के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया, उन्हें आभार व्यक्त किया। निश्चित रूप से ममता बंदोपाध्याय जानबूझकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र को संबोधित किया और कहा कि मैं एक साधारण परिवार से आता हूं, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। आज मुझे इतना बड़ा अवसर दिया गया है, ये केवल भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव है। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं। परिवार के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ा, राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था और वो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहां विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। मंगलवार को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पास किया गया। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीक्रेट वोटिंग कराई जाए, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि हरियाणा में 2019 से भाजपा जसपा साथ में मिलकर सरकार चला रहे थे, लेकिन लोकसभा सीटों में बंटवारे पर बात नहीं बनी और इस वजह से मंगलवार को बीजेपी ने गठबंधन जसपा के साथ बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया और फिर निर्दलियों के सहारे से बीजेपी ने नई सरकार बनाई है। मनोहर लाल जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दिया अपने मुख्यमंत्री पद से और उनकी जगह फिर विधायक दल की बैठक में नायब सैनी को बीजेपी का नेता चुना गया, विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया कि उनके पास 48 विधायकों का समर्थन है।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले यानी 12 मार्च को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने से पहले तक मनोहर लाल करनाल विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन अब उन्होंने करनाल विधानसभा सीट से भी विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इस सदन के सामने मैं एक मान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्याग पत्र लेता हूं। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ये उसकी देखरेख करें और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। मैं इस सदन के सामने मैं एक मान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्याग पत्र लेता हूं। मनोहर लाल के विधानसभा पद से इस्तीफा देने पर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मनोहर लाल से पूछा कि इस्तीफा देकर जाओगे कहां। इस दौरान दोनों नेताओं में बातचीत हुई। दिल्ली जाओगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ोगे करनाल से? अब जल्दी इरादा जल्दी क्या पड़ी है? मेरे से पूछ लो, लड़ोगे? इतने जल्दी क्या लड़ोगे? हम भी तैयार कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? आप चलना चाहो तो साथ चल पड़ना। आप चलना चाहो चल पड़ना। दिल्ली तो जाना ही है, दिल्ली कोई दूर थोड़ी ही है। साथ दिल्ली जाओगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ोगे करनाल से? अब जल्दी इरादा जल्दी क्या पड़ी है? मेरे से पूछ लो, लड़ोगे? इतने जल्दी क्या लड़ोगे? हम भी तैयार कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? आप चलना चाहो तो साथ चल पड़ना। आप चलना चाहो चल पड़ना। दिल्ली से जब मनोहर लाल ने विधायक पद से इस्तीफा दिया तो फिर नेता प्रतिपक्ष ने उनसे कहा कि अब कहां जाओगे, तो कहा कि दिल्ली अभी दूर नहीं। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने भी काफी बहस की। दरअसल अचानक सत्र को बुलाने को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा और कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि सत्र इतनी जल्द बुलाना पड़ा। 10 बजे रात को मेंबर्स के ऊपर मेल आ रही है, ऐसी क्या इमरजेंसी है? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई या क्या ऐसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या हुआ? पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है कि इसके अंदर कोई कहीं पर टाइम की लिमिटेशन मेंशन की गई हो? इमरजेंसी मीटिंग कैन बी कॉल्ड बाय द स्पीकर एट एनी टाइम। मीटिंग कैन बी कॉल्ड विद इन 12 hours. Only the provision is that members should be informed. Within 12 hours. Members should be informed. मैं कहता हूँ मैं उस मेल को नहीं देखता। It's obligatory for me to see the mail at 10:30 in the night. नहीं, what is the emergency? It is for the government to speak, not you to speak. वहीं अचानक सत्र बुलाने पर जब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा तो बीजेपी नेताओं ने भी अपनी बात रखी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के सवाल उठाने पर जवाब दिया और कहा कि सदन बुलाने के मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। निवेदन कर रहा हूँ, इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार की ओर से एक निवेदन किया जाता है, वो हम राष्ट्रपति अपना गवर्नर साहब को भी एक सरकार की ओर से निवेदन किया जाता है, स्पीकर साहब की भी जानकारी में होता है। जब ये निर्णय ले लिया जाता है कि ये सदन बुलाना आवश्यक है कि नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि सरकार को बोलना चाहिए, इसमें एक बार निर्णय अगर ले लिया है तो सरकार का कोई बारी नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि ये निर्णय ये जरूरी था कि नहीं था, इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी। ये निर्णय हमारे गवर्नर साहब ने, हमारे स्पीकर साहब ने लेके सदन बुलाया है, इसलिए इस पर मुझे लगता है चर्चा नहीं। अचानक सदन की कार्यवाही के लिए विधायकों को बुलाए जाने पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी विपक्ष को घेरा और कहा कि सदन बुलाने की इसलिए जल्दी थी क्योंकि यहां विश्वास भी है और निष्पक्षता भी है। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने पूर्व की सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के समक्ष लेके आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। और अभी हमारे साथी रावदान सिंह जी ने कहा कि इतनी जल्दी क्यों है? बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी विश्वास मत प्राप्त करने की जल्दी क्यों है? मैं समझता हूं कि जल्दी अगर है तो इसका मतलब बिल्कुल विश्वास भी है और निष्पक्षता भी है। इस प्रदेश में ऐसा भी हुआ कि गवर्नर ने 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम दे दिया कि आप अपना जो हॉर्स ट्रेडिंग कह रहे थे ना,
उस ट्रेडिंग उसको कहते हैं जब 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम दे दिया कि आप ट्रेडिंग कर लो, तब आप अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। लेकिन यहां वो नहीं था। या कल मुख्यमंत्री ने वहीं हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में कांग्रेस विधायकों ने सीएम का चेहरा बदलने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने तंज कसते हुए कहा कि मनोहर लाल से हमें सहानुभूति है, जो भ्रष्टाचार के बीच ईमानदारी को लेकर खड़े रहे। मतलब इतने बड़े भ्रष्ट सिस्टम में अपने आप को ईमानदारी के उस पर खड़े रहे, शराफत पर भी खड़े रहे। इतना बड़ा चीर हरण तो द्रौपदी का भी नहीं हुआ था स्पीकर साहब, इतना बड़ा चीर हरण तो द्रौपदी का भी नहीं हुआ था। ऐसे मतलब जिस तरह से बेआबरू होके निकले तेरे कुछ जी, कोई राजनीतिक खेल थोड़ा है, कोई स्वाभिमान भी होता है, इज्जत भी है, पगड़ी भी है, हमारे संस्कार भी हैं, कोई राजनीति सब कुछ थोड़ा है। मतलब एक ऐसी टूटी हुई बस। वहीं हरियाणा में सीएम के चेहरे को बदले जाने को लेकर बीजेपी विधायक असीम गोयल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि बिना किसी परेशानी के बीजेपी ने सीएम बदला, लेकिन कांग्रेस अपना संगठन तक नहीं बना पाई, यहां जिलाध्यक्ष तक नहीं बदल पाई। विपक्ष के साथियों को उनका ठीक है, काम है, उनको बोलना है इस विश्वास मत के खिलाफ, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में जनता की भक्ति और देश की भक्ति सिखाई जाती है। अभी कोई परिवार को लेकर बात हो रही थी, हमारे विपक्ष के साथियों को एक ही परिवार की भक्ति का पता है। और मैं दूसरी बात और भी कहूंगा, अभी बात आई कि जी मुख्यमंत्री जी बदल दिए, जिस प्रक्रिया के माध्यम से जितना स्मूथली भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री तक का बदलाव हो जाता है, 9.5 साल से हमारे साथी मित्र इस। वहीं कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भी मनोहर लाल को सीएम पद से हटाए जाने को लेकर सदन में बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि जब सब कुछ सही था तो सीएम का चेहरा बदला क्यों गया। पुराने को क्या कहूं, पुराने वाले तो यहाँ पीछे अभी 15 दिन पहले सेशन चल रहा था तो सारे कह रहे थे कि मनोहर जी के बगैर तो यहाँ सौदा ही कुछ नहीं है, सारा कुछ उसी ने किया। अगर सारा कुछ बढ़िया बढ़िया मनोहर जी ने किया था तो ये अब बदलने वाला माड़ा काम किसने किया? मोदी जी ने। कहीं तो गड़बड़ है बीच में, और गड़बड़ मेरे ख्याल में इसलिए है कि भगवान का नाम लेके उल्टे काम करोगे। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं भाई, वहां सीएम की कोठी के बाहर सरकारी कोठी पे लिखा दिया कबीर कुटी। वहीं कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने भी नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के साथी परिवार की भक्ति करते हैं, इसलिए वो बीजेपी के इस फैसले से हैरान है। बड़ी खुशी की बात है कि एक गरीब किसान के घर से पैदा हुआ बच्चा मुख्यमंत्री के रूप में आज उपस्थित हुए हैं। आश्चर्य मेरे साथियों को जरूर है जो इधर बैठे हैं, क्योंकि वो परिवार की भक्ति करते हैं, परिवारवादी पार्टियों में संपर्क रखते हैं। उनको आश्चर्य लगता है कि किस तरह से, उनको ये जरूर आश्चर्य लगता है कि किस तरह से एक साधारण कार्यकर्ता, खेती बाड़ी करने वाला कार्यकर्ता, और कितनी स्मूथ तरीके से सारी पार्टी के समर्थन से शपथ लेकर के इस हाउस में आए हैं। दूसरी तरफ वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने सदन में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन टूटने पर बयान दिया और कहा कि इस गठबंधन का कोई नीतिगत आधार नहीं था। याद होगा 2019 में भी ये उस समय 40 विधायक थे बीजेपी की, अब 41 है, तो सरकार बनी इनकी, गठबंधन सरकार बनी जेजेपी के साथ, उस पार्टी के साथ जो पार्टी कह रही थी कि इनको यमुना पार करो,
बीजेपी को और ये कह रहे थे हम 75 पार करेंगे। बाद में जब देखा तो दोनों यार बन गए स्वार्थ में। कोई नीतिगत आधार कोई नहीं था इस गठबंधन का, कोई पॉलिसी का कोई नहीं था, जनहित का कोई आधार नहीं था, हरियाणा के विकास का कोई आधार नहीं था, सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने का आधार। हरियाणा में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता विजय सिंह ने भी बयान दिया और कहा कि हरियाणा में गठबंधन टूटने का ड्रामा चल रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन टूटा नहीं, गठबंधन पीछे से अभी भी जारी है। वो अलग रहा, सिर्फ एक दिखावा है। वो जो साथ था वो अभी भी ऐसे ही बरकरार है और उसका उदाहरण बिल्कुल सबके सामने है। जो विश्वास प्रस्ताव आज हरियाणा की असेंबली में पेश किया गया है उसमें जिस प्रकार से जेजेपी ने 3 लाइन व्हिप जारी करके अपने सभी विधायकों को ये निर्देश किया है कि वो उस अविश्वास प्रस्ताव में भागीदारी ना करें, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से सरकार को विश्वास प्रस्ताव में सुविधाजनक एक रास्ता उससे निकल जाए उसका संकेतक है। तो एक दिखावे के लिए गठबंधन टूटा है। सरकार में उनके औपचारिक रूप से मंत्री नहीं रहेंगे। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने युवाओं के मुद्दे को लेकर सदन में सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। पूछना चाहती हूँ, आज हमारा युवा दुखी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा युवा जो इल्लीगल तरीके से आज प्रदेश और देश को छोड़कर जाने का काम कर रहा है, आप ये श्वेत पत्र सदन में जरूर रखें कि हमारे प्रदेश में कितने गांव, कितने शहर हैं जिनके बच्चे ड्रेन हो रहा है, डंकी के माध्यम से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। ऊपर से कुल्हाड़ा सरकार चला रही है, पक्की नौकरी देने की बजाय कौशल निगम के तहत उनको कच्ची नौकरी न केवल प्रदेश में बल्कि विदेश में भेज रही है जहां पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। तो मैं समझती हूँ ये सरकार पूरी तरह से इस समय जो है विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। अभी बात हुई युवाओं के लिए कि हम पक्के रोजगार देंगे, 2 लाख रोजगार की देने की बात बीजेपी की सरकार ने कही थी। बताएं कितने रोजगार दिए? हिसार में जेजेपी पार्टी ने नव संकल्प रैली की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने मंच से जनता को संबोधित किया और अपने विधायकों को लेकर कहा कि हमारे 2 से 3 विधायक यहां वहां हैं। दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन विधायकों पर विश्वास न करें, हमने 4.5 साल इन्हें झेला है, कोई और होता तो नहीं झेल पाता, आप नहीं झेल पाएंगे इस उम्र में। और मैं हुड्डा जी को जरूर एक चीज बोलूंगा, जो प्रयास आपने 4.5 साल करे, हमारे 2-3 दाएं बाएं हो रखे हैं, इन पे विश्वास ना कर लियो। ये तो मेरी हिम्मत है, 4.5 साल जेल लिया। और मैं हुड्डा जी को जरूर एक चीज बोलूंगा, जो प्रयास आपने 4.5 साल करे, हमारे 2-3 दाएं बाएं हो रखे हैं। वहीं जेजेपी अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी कर रही है और इसी को लेकर दुष्यंत चौटाला ने मंच से अपने कार्यकर्ताओं से पूछा कि हमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब यह फैसला हम अजय चौटाला पर छोड़ते हैं, जो कार्यकर्ताओं से मिलकर फैसले लेंगे वो हम सभी को मंजूर होगा। जिलों के अध्यक्षों से, पार्टी के सभी सेलों के अध्यक्षों से और चर्चा कर जो आप निर्णय लोगे, सभी सीटों पे लड़ना है। लोकसभा का चुनाव, 2 सीटों पे लड़ना है लोकसभा का चुनाव, या लोकसभा का छोड़ के सिर्फ विधानसभा की तैयारी करनी है। एक साथी खड़ा होकर आपका पूरा साथ देने का काम है। सभी जिलों के अध्यक्षों से, पार्टी के सभी सेलों के अध्यक्षों से। उत्तराखंड में कांग्रेस ने लंबे मंथन के बाद आखिरकार उत्तराखंड के 3 लोकसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर करण माहरा ने कहा कि जिन 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और हमें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी।
3 टिकट हमारे फाइनल हुए और हम लोग प्रसन्न हैं। कार्यकर्ता में काफी उत्साह है और तीनों टिकट बहुत बेहतर दिए गए हैं। पौड़ी से हमारे कदावर नेता हैं, हमारे पूर्व पार्टी के अध्यक्ष हैं आदरणीय गणेश गोदियाल जी, उनकी सर्वे में भी बहुत अच्छी मेरिट बनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो चुनाव जीत के आएंगे। वहीं ज्योत सिंह गुंसोला जी को जो टिकट दिया गया है, निर्वाह व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, निर्विवादित व्यक्ति हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आदरणीय ज्योत सिंह गुंसोला जी भी अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। प्रदीप टम्टा जी के यहाँ अजय टम्टा से बहुत नाराजी लोगों में है, 10 साल का कार्यकाल उनका हो गया, लोगों से उनका संपर्क नहीं है। ऐसे में कार्यकर्ता मेहनत करेगा और कांग्रेस पूरी ताकत लगाएगी तो प्रदीप टम्टा जी के यहाँ भी बेहतर रिजल्ट आएंगे।